गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं एग्जाम के, तुम्हारा टेंशन भी हाइपर होता जा रहा होगा। कितना पढ़ लिया है, कितना पेंडिंग है। करेक्ट। तो अब तुम्हें अपने इस स्टडी को थोड़ा सा प्लान करके पढ़ोगे, तब जाके तुम्हें अकाउंट्स के पेपर में अच्छे रिजल्ट्स तुम लोग ला पाओगे। तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, अगले 2 दिन में या 2 से 3 दिन में, या फिर ये वीक में कंप्लीट अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करके तुम्हें रखना है। और लास्ट के जो 3-4 दिन बचेंगे उसमें तुम कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व कर सको। बिकॉज वो हैबिट भी बनानी बहुत जरूरी है कि हम पेपर को टाइमली कंप्लीट कर पाए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और फोबिया होता है कि एक पेपर आने के बाद हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो दिन के 3 घंटे निकाल कर, 3.25 घंटे का ही पेपर है अब तो तुम्हें एक एक पेपर सॉल्व करना ट्राई करो। बहुत सारे सैंपल पेपर्स हो गए, तुम्हारे स्कूल में भी टेस्ट होंगे, लिए होंगे। तो वो सारे पेपर इकट्ठा करो, दूसरे स्कूल के फ्रेंड से बात करो, उनके जो पेपर हुए वो लो, लेकिन 3 घंटे का टाइम निकाल कर एक साथ पेपर को सॉल्व करो। कितने टाइम में तुम कंप्लीट कर पा रहे हो वो सब चीजें तुम देखो। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। आज हम सेकेंड चैप्टर के रिवीजन बनाएंगे। मैं एक ही वीडियो में पूरा सेकेंड चैप्टर का रिवीजन बता दूंगा, ताकि तुम्हें जब भी रिवीजन करना हो ये वीडियो देखा और तुम्हारा सेकेंड चैप्टर का रिवीजन हो जाए। स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट इस चैप्टर में, जो है टॉपिक है गुडविल। ना गुडविल, ये सब छोटी छोटी बातें एमसीक्यू में काम आती है कि गुडविल कौन से टाइप का है, तो क्या नेचर है गुडविल का। तो गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। फिर नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, हमें गुडविल का वैल्यूएशन कब करना पड़ता है। तो याद रखना, जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, या कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, जब हम पार्टनरशिप को बेचते हैं, सेल करते हैं, या फिर अमालगमेशन का मतलब होता है कि दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर एक हो गई, उसको हम कहते हैं अमालगमेशन। या फिर अपनी पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी में मर्ज हो गई तो उसको कहते हैं हम लोग अमालगमेशन। तो इन सब के टाइम पर हमें अपने गुडविल को क्या करना होता है, वैल्यूएशन करना होता है। ठीक है ना। गुडविल दो टाइप्स के हैं, देखो। टाइप्स पूछा है, मेथड नहीं। मेथड तुम्हें पता है 4 है, लेकिन जब टाइप्स पूछे तो तुम्हें क्या याद रखना है, गुडविल दो टाइप की होती है, परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। याद रखना, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो टाइप्स के बदले कुछ और लिखकर आ जाते हैं, लेकिन टाइप्स में याद रखना कि परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय परचेज्ड गुडविल। ना, परचेज्ड गुडविल का मतलब होता है कि जो गुडविल हमने किसी की खरीदी हुई है उसको हम कहते हैं परचेज गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है कि जो हमने अपने दम पर जो गुडविल बनाई है उसको हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है। आज समझो अपने पास 10 लाख रुपए, अपने को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो अपनी खुद की एक नई शॉप स्टार्ट करूं और उस बिजनेस में मेहनत करके अपना उस शॉप को अच्छे लेवल पर लेके जाऊं, वो होती है मेरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेकंड, 10 लाख रुपए है, किसी एक शॉप को जो रनिंग बिजनेस है उसको हम खरीद लेते हैं और फिर अब उसमें मेहनत करेंगे, तो वो हमारी कौन सी गुडविल हो जाएगी, परचेज गुडविल। क्योंकि गुडविल ऑलरेडी किसी और ने बनाई हुई है, हमें सिर्फ उसमें अपनी मेहनत करनी है, अपना दिमाग लगाना है और अपने बिजनेस को आगे चलाना है। ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं मेथड्स ऑफ गुडविल। ये अभी मैंने इसकी छोटी वीडियो भी बनाई है जहां पे हम लोग ने सारे मेथड्स वगैरह सीखे हैं। यहाँ पे एक बार सिर्फ शॉर्ट में तुम्हें सारे फॉर्मूलाज वगैरह एक साथ तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मेथड्स ऑफ गुडविल में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट हम लोग फाइंड करेंगे पहले, जिसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। क्वेश्चन में तुम्हें 3-4 साल के प्रॉफिट्स दिए होंगे, सबको प्लस करना है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड कर देना है। सेकेंड, गुडविल का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दे रखे होंगे, तुम्हें उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। हमेशा याद रखो, देखो जैसे ये एक एक मार्क्स का भी अगर क्वेश्चन आता है तो इसको थोड़ा सा तुम लोग क्या करो, प्रेजेंटेशन इसका सही रखो। जैसे स्टेप नंबर 1 लिख दिया, स्टेप नंबर 2 लिख दिया, पहले फॉर्मूला लिख दिया, फिर सॉल्व कर लिया। याद रखना फॉर्मूला कंपलसरी है। तुम सोचते हो कि सर फॉर्मूला क्या लिखना, होता आता है, लेकिन एग्जाम उसी लिए लिया जाता है कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो तुम्हें वहां पे फॉर्मूला लिखना है पहले। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, इसलिए उनको पूरे मार्क्स नहीं मिलते। तो हमेशा याद रखो, कोई भी चीज को कैसे करना है, सिस्टमेटिकली करना है, कि पहले तुम्हें फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद उसका आंसर फाइंड करना है, तो कोई बंदा तुम्हारा मार्क्स नहीं कट कर पाएगा। ठीक है। फिर कैलकुलेशन, अकाउंट्स में हमेशा कैलकुलेशन आता है, तो तुम्हें दो ऑप्शंस है, या तो एक अलग से सप्लीमेंट ले लो, उसके अंदर तुम लोग कैलकुलेट करो, ज्यादा बेस्ट ऑप्शन वही होता है। क्योंकि बार बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट पेज को वो लोग यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है बच्चों। कि यहाँ पर तो तुम्हारा कैलकुलेशन लिखा हुआ, उसको फिर तुम पीछे पेज पे जाके कॉपी करते हो। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से वहां पर फिगर्स लेके जाने में भी मिस्टेक हो जाती है। तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है कि एक सप्लीमेंट ले लो, जिसमें तुम क्या करोगे, सारे वर्किंग नोट्स तुम लोग वहां पे करोगे, प्लस माइनस करना है वहां पे करोगे, ताकि वो पेपर तुम्हारे सामने रहेगा, कुछ भी तुम्हें ऐड सामने से करना है तो वो तुम लोग इजीली कर पाओगे। तो ये बहुत चीज ध्यान रखनी है अपने को। सेकेंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में 4 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या फाइंड करना है हमें, एवरेज प्रॉफिट, जो हम लोग ने अभी इस फॉर्मूला में देखा था, एवरेज प्रॉफिट। सेकंड हमें फाइंड करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर देना, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइड बाय 100। ठीक है। तो एनआरआर क्वेश्चन में दे रखा होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, दो ऑप्शन है, या तो हमें पार्टनर्स की कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी होगी, या तो हमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्वेश्चन में दे रखे होंगे। ठीक है। अगर पार्टनर्स की कैपिटल दी है तो वो डायरेक्टली अपने लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड के बदले तुम्हें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दी है, तो तुम्हें क्या करना है, एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर नेक्स्ट स्टेप तुम्हें फाइंड करना है सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट इज नथिंग बट तुम्हारा स्टेप 1 का जो आंसर है माइनस स्टेप 2 का आंसर, मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हारा आंसर सुपर प्रॉफिट का आंसर नेगेटिव आता है, इसका मतलब तुम्हारे बिजनेस में कोई गुडविल नहीं है। क्यों? बिकॉज सी, इसका मतलब क्या है कि तुमने जो नॉर्मल प्रॉफिट था उससे भी तुमने कम कमाया, तो फिर काय की गुडविल। तो याद रखना, अगर सुपर प्रॉफिट तुम्हारा आंसर नेगेटिव आता है, तो वहां पे लास्ट में लिख देना कि दिस फर्म, there is no goodwill of this firm as the super profit is negative। याद रखना ये फ्रेंड्स। ठीक है। और फोर्थ स्टेप क्या निकालते हैं हम लोग, गुडविल। गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। अगेन ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, तुम्हें खाली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन में दो मेथड आते हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एग्जाम में ज्यादातर तो क्या पूछते हैं कि कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। वहां पे नॉर्मली ये मेथड दोनों में से एक मेथड नहीं दिया होता है, तो ये हमें चॉइस करना है कि कौन से मेथड से हमें आंसर करना है। अगर दिया है स्पेसिफिकली कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करना है, तो वहां पर होशियारी मत करना, वहां पर तुम्हें एवरेज प्रॉफिट वाला ही मेथड सॉल्व करना है। ठीक है। और अगर दोनों में अगर मुझे चॉइस करना होता तो मैं कौन से मेथड में जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा सेकंड मेथड में। क्योंकि देखो, ये सारे स्टेप मुझे याद है, ये सारे स्टेप सुपर प्रॉफिट मेथड के ही है। एवरेज प्रॉफिट निकालना, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, सुपर प्रॉफिट निकालना, सिर्फ अलग है तो क्या लास्ट स्टेप जिसमें हम लोग गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, यहाँ पे मिस हो गया है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर। तो मेरे ख्याल से अगर कैपिटलाइजेशन मेथड पूछे तो तुम लोग भी यही वाला करना। यहाँ पर भी इजी है, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन ये जो वर्ड है वो थोड़ा सा हमें याद करने पड़ते हैं। जैसे पहला तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, सेकंड है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये वर्ड याद तो रखना पड़ेगा। फिर फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर। फिर हमें नेट एसेट, एक नया वर्ड याद रखना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला वही है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, लेकिन एक नया वर्ड हमें याद रखना पड़ेगा। फिर गुडविल, तो गुडविल कैसा आएगा, तो स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, वो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। नो, अब ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हमें क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया होगा क्वेश्चन में। नाउ ये एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट होते क्या है। जैसे एबनॉर्मल लॉस हम किसे कहेंगे, हम एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, नॉर्मल बिजनेस में लॉस तो होते ही है।
कैसे लॉस होगा? फॉर एग्जाम्पल लाइट चले गई, इलेक्ट्रिसिटी चले गई और हमारे वर्कर ऐसे ही बैठे रह गए, उनको मुझे सैलरी देनी है पर मेरा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वो मेरा नॉर्मल लॉस है। मुझे पता है कि यार लाइट का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, लाइट चलेगी, जब लाइट आएगी तभी मेरा काम होगा, तो वो मेरे हाथ में है क्या? नहीं। कर सकते हैं हम लोग कैसे? हम लोग वहां पे जनरेटर लगा देंगे तो वो मेरा लॉस भी कवर हो सकता है। तो वो सब मेरे नॉर्मल लॉस होते हैं। लेकिन एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? जैसे वर्कर लोग ने स्ट्राइक कर दी। अब वर्कर लोग ने स्ट्राइक कर दी तो मैं तो उनका मन बदली नहीं कर सकता। अगर वो कुछ डिमांड कर रहे तो मैं जरूर थोड़ी हर डिमांड उनकी पूरी करूंगा, तो वो हमारे हाथ में नहीं होती है। अर्थक्वेक आ गया तो ये सब अपने कंट्रोल में नहीं होती है। इसके वजह से फर्म को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस। अब ये जरूरी थोड़ी है कि हर साल अर्थक्वेक आएगा। किसी साल आ गया, उस साल मुझे लॉस हो गया, तो उस साल का मेरा क्या था? एबनॉर्मल लॉस। तो याद रखना एकदम सिंपल टर्म्स में कि एबनॉर्मल लॉस अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो इसे मुझे वापस से अपने प्रॉफिट पे क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है। और अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया होगा तो इसे मेरे अपने प्रॉफिट पे क्या करना है? माइनस करना है। तो अब तुम लोग सोच रहे होंगे सर कौन से प्रॉफिट कहाँ माइनस करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो याद रखना, हम लोग जब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मली एवरेज प्रॉफिट कैसे दिया होगा? 3-4 साल का तुम्हें प्रॉफिट दिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4 साल का प्रॉफिट दिया है, 4 साल के प्रॉफिट में 1 साल के प्रॉफिट में ब्रैकेट में लिखा है कि इतना मेरा एबनॉर्मल लॉस है, तो उस साल के प्रॉफिट में उतना अमाउंट क्या करना है? प्लस कर देना है। और किसी साल में बोला है कि इंक्लूडिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो उस साल के प्रॉफिट में से क्या करना है? एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देना है। सब प्लस माइनस करने के बाद तुम्हें फिर क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। याद रखना, ठीक है, एकदम सिंपल है और कुछ भी नहीं है इसमें। ना अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जैसे पार्टनर्स के बीच में क्या हो रहा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। इफ पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फॉलोइंग एंट्री इज टू बी पास। देखो मतलब यहाँ पर कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही है। मतलब जैसे ए बी सी, इनका रेशियो है 5:3:2। अब इन्होंने क्या किया है? आपस में ही रेशियो चेंज कर दिया है 2:1। तो याद रखना जब भी आपस में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो कोई पार्टनर तो होगा जिसको फायदा होगा और कोई पार्टनर होगा जिसको नुकसान होगा। जिसको फायदा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गेनिंग पार्टनर। और जिसको लॉस होता है उसको हम क्या कहते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है ना। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो जो गेनिंग पार्टनर है वो अमाउंट किसको पे करता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पे करता है। अब जैसे देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है। फॉर 1 मार्क्स इट इज पॉसिबल। तो क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में? ए बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। क्या हुआ यहाँ पे? इनका रेशियो पहले 3:2 था, अब क्या हो गया? इनका रेशियो इक्वल। तुम्हें पहले क्या फाइंड करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो तुम्हें निकालना है। तो जिसका आंसर प्लस में आया, समझना अच्छे से, जिसका आंसर प्लस में आया मतलब वो पार्टनर कौन सा पार्टनर है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि हम लोग ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला है। तो जिसका आंसर प्लस में आएगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिसका आंसर माइनस में आएगा वो गेनिंग पार्टनर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है? गुडविल ऑफ द फर्म दिया है 30,000। तो अब यहाँ पर मान लो हम एज्यूम करते हैं कि चलो ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और बी गेनिंग पार्टनर है। तो अब ए है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ए को हम करेंगे क्रेडिट और बी को हम करेंगे डेबिट। ठीक है ना। अमाउंट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुमने ये 30,000 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है? जब तुम लोग माइनस प्लस करोगे, देखो जैसे मैं ओरली करता हूँ, ए का 3/5 है। ठीक है, ए का 3/5 माइनस 1/2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आंसर आएगा? देखो 3/5, थोड़ा गंदा लगेगा ये, 3/5 माइनस 1/2। करेक्ट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 2 6 माइनस 5 अपॉन क्या आ जाएगा? 10। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आएगा? 1/10। करेक्ट। इसका आंसर आ गया 1/10। अब 100% याद रखना कि जो बी का जो आंसर आएगा वो आएगा -1/10।
100%। एक पार्टनर अगर गेन कर रहा है तो दूसरा पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर जो ए है वो कौन सा पार्टनर है, वो है तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और जो बी है वो तुम्हारा कौन सा पार्टनर है, तो वो है तुम्हारा गेनिंग पार्टनर। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, बी को करना है डेबिट और ए को करना है क्रेडिट ना। अमाउंट कैसे, ये जो अमाउंट है 30,000, ये पूरा 30,000 नहीं लिखना है। 30,000 का तुम्हें क्या निकालना है, 1/10। 30,000 का 1/10 आंसर कितना आएगा, 3,000। तो वो 3,000 की तुम्हें क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, भूलना मत तुम लोग इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग तो निकाल लेंगे, लेकिन एंट्री हम लोग पास कर देंगे 30,000 से, जो रॉन्ग हो जाएगा। याद रखना, जितना रेशो का आंसर आएगा उतना ही हमें इसका अमाउंट लेना है। ठीक है, ये है जनरल एंट्रीज फॉर 1 मार्क्स। तो 1 मार्क के लिए ऐसे आएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन, तुम्हें अलर्ट रहना है कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, मतलब जो गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में है। मैंने सिखाया था ये अपने छोटे छोटे वीडियोस में, ये सिर्फ तुम्हारा एक रिवीजन लेक्चर है ताकि तुम्हें याद आ जाए। जो भी बैलेंस शीट में गुडविल होती है उसे हम क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एंट्री क्या याद रखनी है, हम लोग हमेशा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और गुडविल को हम लोग क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, तो यहाँ पर हमें प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखना है, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना है, गुडविल लिखना है। और कौन से रेशो में डिवाइड करते हैं, तो ओल्ड रेशो में डिवाइड करते हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू के लिए। क्या आ सकता है गुड क्वेश्चन में, कि गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट इज टू बी रिटर्न ऑफ इन विच रेशो। तो तुम्हें याद 4 ऑप्शंस दिए होंगे, ओल्ड रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, न्यू रेशो या फिर नन ऑफ दिस। तुम्हें याद होना चाहिए कि जो बैलेंस शीट में गुडविल होती है उसे हमें ओल्ड रेशो में क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्या होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ए और बी जब अपना बिजनेस कर रहे थे तो उन्होंने कुछ पैसे बचाए थे अपने फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में अगर अनसर्टेनिटीज होती है तो हम लोग ये रिजर्व यूज करेंगे। अब जब सी एक और पार्टनर आ गया है तो वो रिजर्व का हक सी को नहीं मिलता है, क्योंकि ये पैसा किसने बचाया था, ए और बी ने बचाया था। तो सिंपल 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 हमें क्या करना है, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है और अगर हमारे बुक्स में रिजर्व्स वगैरह कुछ दिखते हैं, तो वो हम ओल्ड पार्टनर्स में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो देखो इसके लिए एंट्री क्या करनी है, रिजर्व्स को डेबिट करना है और ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। और अगर लॉस दिया है तो रिवर्स एंट्री पास करनी है, पार्टनर्स को डेबिट करना है और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, फिर अब अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट, वापस से देखो, समटाइम्स पार्टनर्स में डिसाइड दैट एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व शुड कंटिन्यू टू अपीयर एट द सेम अमाउंट इन द बैलेंस शीट। मतलब पार्टनर्स ये नहीं चाहते कि हम जो रिजर्व्स बनाया था हम वो डिस्ट्रीब्यूट करते, वो हम क्या चाह रहे हैं कि वो अमाउंट मेरे अभी भी बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, हमेशा याद रखना, इन सच केस हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री, वहां पर तुम्हें क्या निकालना होगा, गेन और सेक्रीफाइस, जैसे हमने पहले किया था। फिर जो गेनिंग पार्टनर है उसे हमें क्या करना है, डेबिट, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको हमें क्या करना है, क्रेडिट। और जो अमाउंट होगा उसका वो रेशो आएगा, याद रखना, जितना रेशो आएगा उसका अमाउंट निकाल के हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ये कब करना है, वापस, कि जब रिजर्व को हमें बैलेंस शीट में ही शो करना है, हमें राइट ऑफ नहीं करना है, तब तुम्हें ये एंट्री पास करनी है, याद रखना। ठीक है ना, कुछ बातें अभी हम लोग पढ़ते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है जिस जैसे हमारे वर्कर्स अगर कभी इंजर्ड हो जाते हैं तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक रिजर्व बनाया है, ताकि अगर मेरे वर्कर इंजर्ड हो गए तो हमें अपने को पैसा देना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने एक रिजर्व बना दिया है। ठीक है, नाउ सिंपल, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, क्वेश्चन में WCR मतलब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कहाँ दिया होगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। और अगर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब मेरे कोई भी वर्कर इंजर्ड नहीं हुआ है, तो ये रिजर्व का हमें क्या करना है, रिजर्व को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे,
क्योंकि नया पार्टनर आ गया है तो फिर से अगले साल हमें क्या करना पड़ेगा, नया रिजर्व बनाना पड़ेगा। लेकिन जो पुराना रिजर्व था वो तो पार्टनर्स का है, ओल्ड पार्टनर्स का है, तो उसे हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर इफ एक्चुअल लाइबिलिटी इज लेस देन द रिजर्व अमाउंट, देखो अब अलग अलग केसेस समझना। यहाँ पे मैंने रिजर्व बनाया 10,000 का और मेरी जो लाइबिलिटी आई वो आई 8,000 की, समझो रिजर्व था 10 का, लाइबिलिटी आई 8 की, इसका मतलब फिर भी मेरे पास 2,000 बचेगा, करेक्ट। तो जो लाइबिलिटी आई 8,000 की उसको हमें कहाँ शो करना है, अपने बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। और जो 2,000 बच गया वो क्या होगा, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, याद रखना। तीसरा केस, लाइव रिजर्व हमने बनाया था 10,000 का, लेकिन जो लाइबिलिटी आ गई वो आ गई 12,000 की। अब मेरे जेब से 2,000 और एक्स्ट्रा जाएंगे। अब इसका इफेक्ट कैसे देना है, सबसे पहले जो 12,000 की जो तुम्हारी लाइबिलिटी आई उसको कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। सबसे सिंपल एकदम, जो लाइबिलिटी आई उसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखना है। और जो तुम्हारे जेब से एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है वो तुम कहाँ लिखोगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। याद है तुम्हें, एडमिशन चैप्टर में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। और यहाँ पर पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा, क्यों, क्योंकि रिजर्व कुछ बचा ही नहीं, रिजर्व से ज्यादा ही हमारा लॉस हो गया, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है, तुम लोग पढ़ना अच्छे से, बहुत सिंपल है ना। अब ये मैंने ये क्यों लिखा है चैप्टर 4, बिकॉज जब पहले था तो ये चैप्टर अलग हुआ करता था। चैप्टर 2 आता था बेसिक फंडामेंटल, चैप्टर 3 आता था गुडविल और ये सब, और चैप्टर 4 में हम लोग ये सब चीज सीखते थे। कोई बात नहीं, अभी अपने लिए सब एक ही है ना। न्यू पार्टनर हमेशा अपने बिजनेस में क्या लाता है, तो कैपिटल और गुडविल लाता है, ठीक है। गुडविल क्यों लाता है, टू गेट राइट्स इन प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म। और कैपिटल क्यों लाता है, टू गेट राइट्स इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। गुडविल उसको प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए लाता है और कैपिटल एसेट्स में हिस्सा लेने के लिए वो लाता है, ठीक है। एडमिशन के टाइम पे हमें क्या क्या चीजें करनी होती है, तो याद रखना ये सारी चीजें हमें करनी होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्या, सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना होता है, आगे एक और लिख देना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है, फिर गुडविल जो हमने पढ़ लिया, फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये भी हम लोग ने पढ़ लिया, और एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। ये सारी चीजें हमें करनी होती है जब कोई नया पार्टनर फर्म में जुड़ता है तो, ठीक है। अब ये देखो 7 केसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड करना है। ये सिर्फ क्वेश्चन लिखे मैंने, अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। अगेन तुम लोग जाके वीडियो देख सकते हो कि तुम्हें ये इसकी वर्किंग खुद से करना कि न्यू रेशियोज, ये 7 केसेस मैंने लिखे, तुम लोग खुद से एक बार वर्किंग करना कि हम लोग इसमें कैसे 100% है कि एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम्हें फटाफट फटाफट कैसे सॉल्व करना है वो आना चाहिए। 1 मार्क्स के लिए भी है तो तुम्हें करना तो पड़ेगा। इसमें नेक्स्ट है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नाउ if new ratio is not given in the question then sacrificing ratio will be same as old ratio। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो जो तुम्हारा ओल्ड रेशियो है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब इसमें भी मैंने एग्जांपल दिए तुम्हें प्रैक्टिस के लिए, देखो X and Y are partners sharing profits and losses with the ratio of 7:5. They admit Z, a new partner who acquires 1/12 from X and 1/6 from Y as his share. Calculate new profit sharing ratio. Now प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है तुम्हारे लिए, ये प्रैक्टिस करो फिर देखो क्या आता है तुम्हारा आंसर, क्या तुम एक ही बार में निकाल पाते हो कि नहीं, ठीक है, ये तुम्हें प्रैक्टिस करना है। फिर आते हैं हम लोग हमारे गुडविल में। हमने पहले सीखा था कि गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। गुडविल का एडजस्टमेंट का मतलब था कि गुडविल हम लोग वहां पर कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हमने कैलकुलेट कर ली, अब उसका इफेक्ट कैसे देना है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो इफ पेड प्राइवेटली नो एंट्री, अगर हम गुडविल को प्राइवेटली पे करते हैं, डायरेक्टली हम लोग पार्टनर को जाके पे कर देते हैं, तो उसकी हमें बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं करनी होती है, ठीक है। बट इफ पेड इन कैश एंड गुडविल अमाउंट रिटेन्ड इन द बिजनेस, पेड इन कैश का मतलब नया पार्टनर क्या दे रहा है, कैश में दे रहा है, और वो पैसा हमने बिजनेस में ही रखा है। किसने, ओल्ड पार्टनर्स ने वो पैसा बिजनेस में ही रखा है। तो अब यहाँ पे तुम्हें कितनी एंट्री पास करनी होती है, 2 एंट्री पास करनी होती है।
एंट्री क्या आएगी, हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और ये यहाँ पे थोड़ी हम गुडविल को थोड़ी सी इज्जत देंगे, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल हमें यहाँ पे लिखना कंपलसरी है। पहले आरबीएससी में ये नहीं होता था, सिर्फ गुडविल भी चलता था, लेकिन अब एनसीईआरटी आ गई है तो वहां पे तुम्हें प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड लिखना कंपलसरी है। तो यहाँ पे अगर कैश में वो गुडविल लाता है तो क्या एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। और अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल को किसका हक है, ये पार्टनर्स का हक है, तो ये हम लोग पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर याद रखना, वापस से नोट क्या लिखा है मैंने, while calculating sacrificing ratio, if any partner's share comes negative, then his capital account will also be debited while passing journal entry। मतलब जब हम sacrificing ratio निकालते हैं और अगर किसी पार्टनर का वहां पे नेगेटिव आंसर आ जाता है, तो अब ये एंट्री को हमें थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। क्या देखो, फर्स्ट एंट्री तो आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को भी डेबिट करना है जिसका आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल जिसका आंसर पॉजिटिव आया था उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल दिया है, तुम लोग एग्जाम्पल ये खुद पढ़ो तब तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा इस तरीके से इसको यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। फिर इफ गुडविल ब्रॉट इन काइंड, अगर वो गुडविल का पैसा काइंड में लाता है, तो मैंने सिखाया था तुम्हें कि खाली कैश को हटा के तुम्हें क्या लिखना है, एसेट लिखना है, बाकी सब एंट्रीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिर गुडविल जो नया पार्टनर लाता है, अगर वो गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं पार्टनर्स, तो वहां पे दो नहीं तीन एंट्री पास करनी है। दो तो ये है, ये फिक्स, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डेबिट करके टू कैश अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फिर when only part of goodwill is brought in cash, मतलब अब वो गुडविल तो ला रहा है लेकिन पार्ट अमाउंट कैश में ला रहा है, तो कैश में ला रहा है तो वही बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे तुम्हें एक स्टेप और ऐड करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका करंट अकाउंट भी यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। जब मैं तुम्हें नोट्स भेजूंगा तो मैं करेक्शन कर दूंगा। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जब वो नया पार्टनर ओनली पार्ट ऑफ गुडविल कैश में लाता है तो उसके हमें करंट अकाउंट को भी क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। ये मैंने तुम्हें पहले इसकी जो पहले वीडियोस तुम्हें भेजी थी जब हम लोग सिर्फ गुडविल का सिखाता, मैंने उसमें बताया, वो मैं इसमें करेक्शन कर दूंगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट अगेन, हिडन गुडविल, व्हाट डू यू मीन बाय हिडन गुडविल और फाइंड कैसे करते हैं। देखो स्टेप्स, सबसे पहले तुम्हें निकालना होता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। न्यू पार्टनर को बेस लेकर तुम्हें फाइंड करना होता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कैसे, न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया होगा, न्यू पार्टनर का शेयर दिया होगा, तुम्हें क्या करना होगा, उसके शेयर को रिवर्स करके और फिर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। फिर ये जो टोटल कैपिटल आया, अब उसमें से तुम्हें तीनों के कैपिटल को क्या करना है, माइनस करना है, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, और जो फिर आंसर तुम्हारा बचेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हिडन गुडविल। और इस हिडन गुडविल में से तुम्हें न्यू पार्टनर का क्या निकालना है, शेयर निकालना है, ठीक है। तो ये भी एक तुम लोग प्रैक्टिस करना। फिर इसके बाद आता है रिवैल्यूएशन, ये तुम लोग बहुत बार पढ़ चुके हो, रिवैल्यूएशन और एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन होता क्या है कि जब नया पार्टनर आता है तो हम हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रीवैल्यू करते हैं। रीवैल्यू का मतलब क्या होता है, हम लोग एसेट्स की और लाइबिलिटीज की नई वैल्यू निकालती है। हो सकता है कि हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़े या कम हो जाए, या फिर मेरे लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़े या फिर कम हो जाए। उसमें हमें चेक करना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो सिंपल, मेरा प्रॉफिट कब होगा, जब मेरे एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मेरा प्रॉफिट होगा, या फिर मेरे लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होगी तो मेरा प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा, जब मेरी लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी या फिर जब मेरे एसेट्स कम हो जाएंगे, तो उस टाइम पे मेरा क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। फिर ये अकाउंट कैसे बनाते हैं वो तो मैं फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, सारे लॉसेस, और क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉफिट, और फिर जो भी इसका आंसर आता है वो हम ओल्ड पार्टनर्स में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है।
चलो अब रीवैल्यूएशन अकाउंट भी तुमने सीख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट एडमिशन वाले चैप्टर में क्या होता है, तो एडजस्टमेंट्स। मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए लगभग तुम्हारे बुक में जितने भी एडजस्टमेंट्स है 26 एडजस्टमेंट मैंने कवर किए हैं, क्योंकि देखो जो बड़े बड़े जो क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे, जहां पे तुम्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होगी, प्रोसेस तो सबका सेम ही है, ठीक है। मेन क्या आ सकता है कि सब में एडजस्टमेंट अलग अलग आएंगे, तो वो एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं कि एडजस्टमेंट क्या क्या कैटेगरी के आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, उसका दो दो इफेक्ट कैसे देना है, वो हम लोग लर्न कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो फर्स्ट टाइप का इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट आया है कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 5000। नाउ देखो अब तुम्हें यहाँ पे क्या सीखना है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले कि ये इन्वेस्टमेंट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है, ये तो तुम्हारे दिमाग में आ गया। सेकंड थिंग क्या आना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट को हम लोग लिखते कहाँ पे, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे बुक्स में एक एसेट आ रहा है, हमारे बुक्स में एक एसेट आ रहा है। अब क्या करना है मेरे लिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इसको लर्न कर लेना अच्छे से, सारे एडजस्टमेंट को लर्न कर लेना। ये वीडियो को तुम लोग बार बार देखना, तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले मेरे लिए प्रॉफिट। प्रॉफिट को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। नाउ सेकेंड, an item of 600 included in sundry creditors is not likely to be claimed, hence should be written back। बहुत सारे जन को ये समझ ही नहीं आता है कि ये है क्या। देखो an item of 600 included in sundry creditors मतलब सबसे पहले 600 रुपया मेरे किस में इंक्लूड है, sundry creditors में इंक्लूड है। sundry creditors मतलब मेरी लाइबिलिटी। is not likely to be claimed, is not likely to be claimed, hence should be written back। मतलब 600 रुपया कोई क्रेडिटर्स मुझसे मांगता था, अब वो क्लेम नहीं करेगा और मुझे अपने बुक से क्या करना है, राइट ऑफ करना है। ये तो ऐसे हो गया कि जैसे मैंने किसी मेरे फ्रेंड से 600 रुपए उधार लिए थे और अब वो फ्रेंड मेरे से 600 रुपया नहीं लेगा, तो मेरे लिए क्या हो गया, ये प्रॉफिट। समझ में आ रहा है तुम्हें, तुम्हारी लाइबिलिटीज कम हो रही है। ये अमाउंट किस में इंक्लूड था, क्रेडिटर्स में, तो तुम्हारी लाइबिलिटीज कम हो रही है। अब जब लाइबिलिटीज तुम्हारी कम होगी तो तुम्हारे लिए क्या है, प्रॉफिट। तो पहले तुम्हें वो 4 चीजें तो याद करनी होगी। एसेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट, एसेट कम होगा तो लॉस, लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो लॉस, लाइबिलिटीज कम होगी तो प्रॉफिट। ये 4 चीज याद रखो, फिर ये एडजस्टमेंट करो, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी लाइबिलिटीज कम हो रही है तो मेरे लिए प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। और सेकंड ये किस में इंक्लूड था, क्रेडिटर्स में, तो क्रेडिटर्स में से क्या करना है, तुम्हें माइनस करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे जन इसमें कंफ्यूज होते हैं, हमेशा कंफ्यूज होते हैं। डेटर्स, ये जो डेटर्स दिया है और ये लेस पीबीडी दिया, ये कहाँ लिखा होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। वो बैलेंस शीट जो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी होगी वहां पर ये लिखा होगा। और एडजस्टमेंट में क्या लिखा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। नाउ देखो ये ऑलरेडी तुम्हारा बैलेंस शीट में दिया हुआ है, अब तुम्हें क्या करना है, प्रोविजन निकालना है 5% डेटर्स पे। तो कौन से डेटर्स लेने हैं, डेटर्स लेने तुम्हें 20,000। 20,000 का 5% कितना आएगा बताओ, 1000। 20,000 का 5% इज 1000, मतलब तुम्हारा प्रोविजन कितना हो गया, 1000। पहले कितना था चेक करो, 500, अब कितना हो गया, 1000, मतलब तुम्हारा लॉस हो रहा है। पहले तुम सोच रहे थे कि तुम्हारे 500 रुपए ही डूबेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब क्या हो रहा है, क्या होता है कि ये इतने पैसे मेरे डूब सकते हैं। पहले हम सोच रहे थे मेरे 500 ही डूबेंगे, अब हम क्या सोच रहे हैं, हमारे 1000 रुपए डूब जाएंगे। इसका इफेक्ट सिंपल, सबसे पहले ये डेटर्स को जो तुम्हारे बैलेंस शीट में दिया है वापस कहाँ लिखते, तुम्हें पता है कि ये डेटर्स को हम नए बैलेंस शीट में लिखेंगे, इनर कॉलम में अमाउंट कितना लिखेंगे, 20,000। उसमें से हम लोग ये वाला 5% माइनस करेंगे, 1000। तो नए बैलेंस शीट में डेटर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 19,000। फिर तुम्हें किसको कंपेयर करना है, ये 500 को कंपेयर करना है 1000 से, तो तुम्हारा अमाउंट बढ़ गया, मतलब लॉस। लॉस मतलब कहाँ लिखना है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, वहां पे क्या लिखोगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 500। होप तुम लोग को क्लियर। अच्छा चलो मान लो यहाँ पर जो अमाउंट होता, यहाँ पर डेटर्स का अमाउंट होता 1200, और अब तुम्हारा 5% कितना आ रहा है, 1000।
मतलब तुम्हारा प्रोविजन कम हो गया है, मतलब अब तुम्हारा कम पैसे डूबेंगे, तो तुम्हारा वहां पे क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक, नेक्स्ट, investment of rupees 2000 which did not appear in the book should be recorded. This is same unrecorded investment के जैसे। एक इन्वेस्टमेंट था 2000 जो बुक्स में नहीं था, अब मुझे उसको रिकॉर्ड करना है। मतलब मेरे बिजनेस में क्या आ रहा है, एक एसेट आ रहा है, एसेट आ रहा है मतलब मेरे लिए प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर there was a claim against the firm for damages amounting to 2000. The claim has not accepted. इसका मतलब क्या है, there was a claim against the firm for damages amounting to 2000, मतलब हमारे फर्म के ऊपर एक क्लेम था 2000 रुपीज का। द क्लेम हैज नॉट एक्सेप्टेड का मतलब कि वो क्लेम पास हुआ ही नहीं, इसका मतलब हमें इसका कुछ नहीं करना है, मतलब हमें हमारे ऊपर लाइबिलिटी कोई आई ही नहीं। अगर यहाँ पे होता था क्लेम हैज एक्सेप्टेड, इसका मतलब मुझे अपनी जेब से 2000 रुपए भरने पड़ते, तो वो क्या होता, मेरी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जो मुझे क्या करना होगा, पे करना पड़ेगा। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को अगर मैं पे करूंगा तो मेरे लिए क्या है, लॉस। और लॉस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। जैसे ये वाला एडजस्टमेंट, ए लाइबिलिटी फॉर 1080 बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि एक मुझे लाइबिलिटी क्रिएट करनी है 1080, लाइबिलिटी क्रिएट करनी है मतलब तुम्हें लाइबिलिटी बढ़ानी है। तो ये सिंपल कहाँ आ गया, एक तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, और तुम्हारे लिए क्या है, ये लॉस। लॉस कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। पेटेंट्स टू बी वैल्यूलेस, पेटेंट सबसे पहले तुम्हारे लिए क्या होता है, एसेट। एक एसेट को तुमने क्या कर दिया, वैल्यूलेस, मतलब उसकी वैल्यू जीरो कर दी, तो एसेट जीरो हो गया, तो तुम्हारे लिए क्या है, प्रॉफिट या लॉस। तो तुम्हारा आंसर तुम्हें आना चाहिए, नहीं ये क्या है हमारे लिए, लॉस। और लॉस मतलब रिवैल्यूएशन के डेबिट में, और एसेट में मुझे पेटेंट्स की वैल्यू क्या कर देनी है, जीरो कर देनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इसका मैंने तुम्हें सिखा दिया है पहले। देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है, 15,000, और लाइबिलिटी कितनी आई, 20,000। मतलब तुम्हारी लाइबिलिटी 20,000 है, तो तुम्हें ये 20,000 को कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। अब तुम्हारा यहाँ प्रॉफिट हुआ कि लॉस, लॉस हुआ है। तुमने कितना सोचा था, 15,000, एक्चुअल लाइबिलिटी कितनी आ गई, 20,000, 5,000 तुम्हारे जेब से एक्स्ट्रा जाएंगे, तो वो कहाँ लिखना है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा, ठीक है। फिर ₹2,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लाइबिलिटी। क्लियर, अगर तुम्हारी थोड़ी सी इंग्लिश अगर अच्छी है तो तुम देख के ही पता लगा पाओगे कि हमें क्या करना है, एक अनफोर्सीन लाइबिलिटी के लिए 2,000 रुपए का प्रोविजन करना है। मतलब मेरी एक लाइबिलिटी आने वाली है, बस सिंपल, लाइबिलिटी आने वाली मतलब लॉस। लॉस मतलब रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। फिर इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दिया है 40, half of the investment was to be taken over by A and B in their profit sharing ratio and remaining value at 26,000। अब इसमें एक नहीं दो एडजस्टमेंट है। दो कैसे, पहले तो हाफ कौन लेके जा रहा है, ए और बी। तो तुम्हें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट वापस बैलेंस शीट में लिखोगे, दो एडजस्टमेंट है, तुम्हें 3 लाइन छोड़नी। पहले तुम अपने इन्वेस्टमेंट में से क्या करोगे, हाफ माइनस कर दोगे, क्या लिख दोगे, टेकन ओवर। तो 40 में से 20 गया तो बैलेंस कितना बच गया, 20। इनर कॉलम में कितना लिख दिया तुमने, 20। अब उस 20 की वैल्यू कितनी हो गई है, 26, मतलब 6,000 का तुम्हारा प्रॉफिट हो गया है। तो प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। समझ में आया इफेक्ट इसका। नेक्स्ट, डेटर 65 लेस प्रोविजन 5,000 और अमाउंट दिया 60, ये चीज कहाँ दी होगी, पुरानी बैलेंस शीट में। तुम नई बैलेंस शीट में क्या लिखोगे, सबसे पहले डेटर्स लिख दोगे 65,000। अब देखते हैं एडजस्टमेंट क्या बोला है। A debtor whose dues of 1,000 were written off as bad debts paid 800 in full settlement। याद रखना, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं मैं बताता हूँ। वो लोग क्या देखेंगे, A debtor whose dues of 1,000 were written off as bad debts, वो लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे, उनको पूरा लेने देना कुछ नहीं है। वो लोग खाली क्या पढ़ेंगे, बैड डेट्स, हो बस सर ने बोला था बैड डेट्स मतलब मुझे अपने डेटर्स में से माइनस कर देना है। नहीं, क्वेश्चन को वापस पढ़ो, एडजस्टमेंट को देखो। ए डेटर हुज ड्यूज ऑफ 1,000 वेर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, मतलब हमने ऑलरेडी इसको बैड डेट्स मान लिया था,
उसने मुझे अभी क्या किया, 800 रुपया पे कर दिया। मतलब हम सोचते हैं ना कि यार इसके पैसे तो मेरे अब डूब गए, मेरे को अभी अपनी जिंदगी में कभी इसके पैसे नहीं मिलने वाले, और सडनली उससे मुझे कुछ पैसा मिल जाता है तो हम क्या बोलते हैं, ये तो मेरा प्रॉफिट हो गया। करेक्ट। तो ये जो 1000 का 800 मिला है वो तुम्हारा प्रॉफिट है। यू मत सोचना कि 1000 का 800 मिला है तो 200 लॉस हो गया, नहीं, वो तो 1000 लॉस तुम्हारा पहले ही हो चुका था। तो अब इसमें मुझे रिकॉर्ड कितना करना है, इसमें मुझे रिकॉर्ड करना है 800 को हमें रिकॉर्ड करना है। 800 मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, और उसने हमें ये पैसा पे कर दिया है तो अपने कैश में प्लस करेंगे, याद रखना, ठीक है। इतना पैसा हमें रिसीव हो गया। Out of the creditors, a sum of 10,000 is due to D, which will be transferred to his capital account. ये हमने जब हमने सारे क्वेश्चंस करे थे तो ये हमने एक क्वेश्चन में देखा था। अब ये है क्या, डी कौन है, डी एक नया पार्टनर अपने फॉर्म में जुड़ता है, ठीक है, और मुझे डी को 10,000 रुपए देने थे। तो मैंने क्या किया कि 10,000 रुपए डी को देने, तो हमने क्या किया, उसे जो देने थे उसको मैंने कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जो क्रेडिटर्स को पे करने वाला था उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब तुम्हें क्या करना है, अपने क्रेडिटर्स में से करना है माइनस, और डी के कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखना है, बस, ठीक है। मतलब मेरे क्रेडिटर्स में से अमाउंट निकल कर कहाँ चला गया, कैपिटल में चला गया, बस, और इसके अलावा इसका कुछ नहीं करना है। फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ 1200 आर टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब क्या होता है कि एक खर्चे को मुझे नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना है। मतलब मेरे लिए ये प्रीपेड हो गया, मेरा खर्चा नहीं हुआ, मेरा प्रीपेड हो गया। तो अब मेरे लिए क्या हो गया, ये खर्चा नहीं है, मेरे लिए क्या आया, एसेट। तो इसको क्या मानना है कि मेरे बुक्स में एक एसेट आ रहा है, बस। अब तुम्हें समझ में आ गया कि एसेट आ रहा है तो क्या करना है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना है, और मेरे लिए प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। एक्सपेंस डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड अ सम ऑफ 2000 पेड फॉर बी's पर्सनल एक्सपेंस। मतलब हमने कुछ 2000 रुपए खर्च किए थे जो बी के पर्सनल के लिए खर्च करे। तो अब बी का पर्सनल है तो मेरा खर्चा नहीं है, बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये बी का खर्चा हो गया। मतलब ये बी के लिए क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गया। तो अब मेरे लिए प्रॉफिट, क्योंकि मैंने तो उसको पहले क्या माना था, एक्सपेंस माना था, अब मेरे लिए ये प्रॉफिट हो गया। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, और ड्राइंग्स हम लोग कहाँ लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, ठीक है। फिर a bill of exchange of 4,000 which was previously discounted with the banker was dishonored but no entry has been passed। मतलब एक बिल जिसको मैंने बैंक में डिस्काउंट किया था, डिस्काउंट किया था का मतलब मैंने उस बैंक से पैसा ले लिया था, और वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है। तो अब मुझे क्या एंट्री पास करनी है, तो याद रखना, जब भी ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर मैंने बैंक में डिस्काउंट किया है, डिसऑनर हो जाता है, इसका मतलब मुझे बैंक को पैसा देना पड़ेगा। तो एक इफेक्ट मेरे बैंक में से क्या करना है, माइनस करना है। सेकेंड इफेक्ट मुझे मेरे डेटर्स में प्लस करना है, क्योंकि ये पैसा अब मैं किससे लूंगा, डेटर्स से लूंगा, ठीक है। तो याद रखना, डेटर्स में प्लस करना है और बैंक में माइनस करना है। फिर स्टॉक इंक्लूड्स 3000 फॉर ऑब्सोल्यूट आइटम्स। मतलब स्टॉक में 3000 की ऐसी आइटम्स हो गई है जो खराब हो गई है, जो मुझे फेंकनी है। तो अपना स्टॉक कम हो जाएगा, एसेट कम होगा, मतलब लॉस, लॉस मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट, और सेकेंड इफेक्ट अपने स्टॉक में से माइनस कर देंगे। There is a liability of 2000 being the outstanding salary payable to the employee of the firm. This liability is not included in the creditors. Partners decide to show this liability in the books of the new firm. अब ये तुम्हें फ्रेंड्स आ जानी चाहिए, पढ़ के स्टार्टिंग का वर्ड पढ़ के आ जाएगा कि there is a liability of 2000। खत्म, लाइबिलिटी है मतलब कहाँ लिखना है तुम्हें, एक तो लाइबिलिटी साइड में और दूसरा लॉस है रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। Part of the stock which had been included at a cost of 2000 has been badly damaged in storage and could not expect to realize 400। मतलब 2000 का जो स्टॉक था वो सिर्फ कितना रियलाइज होगा, 400 रुपया रियलाइज होगा। मतलब तुम्हारा लॉस कितना हुआ, 1600 का तुम्हारा लॉस हो गया है। अब तुम लोग समझ जाओ लॉस कहाँ लिखना है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, और सेकेंड इफेक्ट तुम्हें स्टॉक में से क्या करना है, माइनस करना है। Bank charges had been overlooked and amounted to 200 for the year। overlooked का मतलब होता है कि मैंने बैंक चार्जेस को रिकॉर्ड करना भूल गया,
एक खर्चे को मैं रिकॉर्ड करना भूल गया तो मेरे लिए क्या होगा, वो लॉस। और लॉस को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। और इसका सेकेंड इफेक्ट क्या करना है, मेरे बैंक में से माइनस करना है, ठीक है। Depreciation on building 3000 has been omitted for the year. I think अब ये सब इजी एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते हैं, अपने बिल्डिंग में से माइनस करेंगे और हमारे लिए क्या है ये, लॉस। फिर एक क्रेडिट फॉर गुड्स ऑफ for rupees 800 has been omitted from both purchase and creditors, although the goods had been correctly included in stock. मतलब हम 800 की चीज रिकॉर्ड करना भूल गए, मतलब मैंने क्रेडिट गुड्स खरीदे थे, रिकॉर्ड करना भूल गया। एक इफेक्ट कहाँ लिख देना है, अपने क्रेडिटर्स में लिख देंगे। सेकंड मेरे लिए क्या हो गया, ये परचेज, लेकिन परचेज हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। फिर a charge of rupees 1200 for insurance premium was debited to profit and loss account of last year, but 600 of this applied to the current year. पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो 1200 रुपए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे थे, लेकिन उसमें से 600 मुझे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने हैं। तो तुम्हारे लिए क्या हो गया, ये एसेट, पहले अपन ने देखा था ना। वैसे ही सेम ये भी है कि मेरे 600 रुपए बिजनेस में क्या आ रहे, एसेट आ रहे, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और अगर बैलेंस शीट के एसेट आ रहा है मतलब मेरे लिए क्या है, वो प्रॉफिट। फिर स्टॉक 18,000, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिंपल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 18,000 का 10% निकाल लेंगे, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टॉक की वैल्यू है दिस इज 90%, मतलब मैंने स्टॉक को 10% कम किया है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 90%। मुझे क्या करना है, 100% लाना है, तो तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 18,000 के सामने लिखोगे 90, तो 100 का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 20,000। इसका मतलब तुम्हारा 2000 से तुम्हारा स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब तुम्हारी वैल्यू कम है, तो स्टॉक में प्लस करो। स्टॉक में प्लस किया मतलब तुम्हारे एसेट की वैल्यू बढ़ गई, एसेट की वैल्यू बढ़ गई मतलब तुम्हारे लिए प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। Creditors include a contingent liability of 4,000 which has been decided by the court at 3,200। सबसे पहले यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए यह एडजस्टमेंट दिया है। अगर मैं देखूं कि ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, तो नॉर्मली कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, करेक्ट है ना। 4,000 की लाइबिलिटी थी, कोर्ट ने क्या डिसाइड करी, 3,200। तो अगर ये प्योरली कंटिंजेंट होती तो मेरे लिए 3,200 का क्या होता, लॉस। क्योंकि अगर कंटिंजेंट का मतलब है कि मैंने वो बुक्स में रिकॉर्ड करी नहीं है, तो अगर मेरे लिए 3,200 पे करना पड़ रहा है मतलब मेरे लिए पूरा लॉस। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में वर्ड क्या लिखा है, क्रेडिटर्स इंक्लूड, इसका मतलब ये मेरी लाइबिलिटी ऑलरेडी मेरे बुक्स में रिकॉर्ड कर दी है मैंने। कौन से अमाउंट से करी है, 4,000 से, और जिसका अभी कोर्ट ने कितना बोला है, 3,200। तो यहाँ पे मेरा 800 रुपए का फायदा हो गया। देखा, समझ रहे हो, क्वेश्चन देने का अंदाज थोड़ा सा अलग होता तो एडजस्टमेंट ही पूरा चेंज हो जाता। तो फिलहाल मुझे क्या करना है, ये लाइबिलिटी मेरे क्रेडिटर्स में इंक्लूड है 4,000 से। कोर्ट ने बोला है कि 3,200 पे करना है, 800 रुपए का फायदा। फायदा मतलब एक तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, सेकंड मेरे क्रेडिटर्स में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। In regard to the debtors, the following debts proved bad or doubtful, मतलब rupees 2,000 due from X back to the full extent, मतलब 2,000 रुपए मेरे X से लेने थे, पूरे डूब गए, तो डेटर्स में से माइनस। और लॉस हो गया क्योंकि डूब गए में तो लॉस, लॉस में तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। 4,000 ड्यू फ्रॉम Y, इंसॉल्वेंट स्टेट ओनली पे 50%, मतलब 4,000 मुझे किससे लेने थे, Y से लेने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन मुझे उससे 50% तो मिल रहा है, मतलब 50% तो डूब गए। तो वापस से डेटर्स में से कितना माइनस करेंगे, 2,000। और सेकंड 2,000 का इफेक्ट कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट 8,000, इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000, X टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। अगेन एक नहीं, दो एडजस्टमेंट है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट है 8,000, इसकी वैल्यू हो गई है 10,000, तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट पहले इनर कॉलम में लिखना है 8,000, फिर वहां पे प्लस करना है, क्या करोगे, प्लस रीवैल्यूड 2,000। इनर कॉलम में 8,000 में प्लस 2,000 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 10। अब ये 10,000 एक्स लेकर चला गया तो 10 में से 10 माइनस कर देंगे, इन्वेस्टमेंट की तो वैल्यू हो गई 0।
फिर जो 2000 तुम्हारा प्रॉफिट हुआ था वो कहाँ लिखना है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, और जो x लेके जा रहा है वो x के कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे 10,000। ठीक है, होप यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट नॉर्मली जितने आते हैं वो मैंने कवर करे हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ आते हैं तो इतने टफ नहीं होंगे, तुम पढ़ के आराम से जज कर सकते हो कि ये तुम्हारा प्रॉफिट है या फिर लॉस है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, तो वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मैंने सिखाया था अभी दो टाइप्स के होते हैं, टू पॉसिबिलिटीज होती है। एक जहां पे नया पार्टनर का कैपिटल क्वेश्चन में दिया होगा, सेकंड जहां पे नया पार्टनर का कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। ठीक है, जब नया पार्टनर का कैपिटल दिया होता है तो उसमें कैसे स्टेप्स है वो मैंने यहाँ पे लिखी है कि जैसे सबसे पहले हम लोग टोटल कैपिटल निकालते हैं। टोटल कैपिटल निकालने के लिए मुझे नया पार्टनर का शेयर और नया पार्टनर का कैपिटल निकालना होता है। ये निकालने के बाद मुझे फर्स्ट पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर जो नई कैपिटल आई है वो दोनों पार्टनर्स में डेबिट फाइंड कर लेंगे। वो चीज हम कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स के डेबिट साइड में, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और फिर हम क्लोज करेंगे, या तो डिफरेंस का हमें कैश में ट्रांसफर करना है या फिर हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना है, वो हमें क्वेश्चन में क्लियरली दिया होगा। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, वो एक पहले वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है कि हम लोग ये कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। ये सिर्फ एक रिविजन लेक्चर है, इसलिए तुम्हें इसको रिविजन के हिसाब से ही लेना है। सेकंड कौन सा आता है एडजस्टमेंट, जहां पे नए पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दी होती है, वो तुम्हें फाइंड करनी होती है। वो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, सबसे पहले ए और बी की कैपिटल फाइंड करेंगे, फिर रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, फिर टोटल कैपिटल निकालेंगे, उस टोटल कैपिटल में से नए पार्टनर की कैपिटल हम लोग निकालते हैं। और उसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, तुम लोग इसको पढ़ना अच्छे से। होप तुम्हारा एडमिशन चैप्टर तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा कवर। सिर्फ एक चीज अपन और इसमें देख लेते हैं कि स्टेप्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के कैसे स्टेप्स, हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, एक बैलेंस शीट दी होगी और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे। नाउ स्टेप्स अच्छे से समझना। फर्स्ट स्टेप तुम्हें क्या करना है, डॉट लगाना है। डॉट मतलब किसका, जिसका जिसका एडजस्टमेंट है उस पर डॉट लगाना है। वो तुम्हें लाइन पढ़ के एडजस्टमेंट की समझ में आ जाएगा। जैसे बिल्डिंग पे है, मशीन पे है, फर्नीचर पे है, क्रेडिटर्स पे, डेटर्स पे, सबसे पहले तुम्हें लगाना है डॉट। सेकंड तुम्हें क्या करना होता है, जो बैलेंस शीट दी होती है उस बैलेंस शीट को वापस या तो बैलेंस शीट में ही लिखेंगे या फिर पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे। जहां पर डॉट लगाया हुआ है उसको कहाँ लिखना है, तुम्हें इनर कॉलम में लिखना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर 2। जो तुम्हारी बैलेंस शीट दी है उसको पूरा वापस से कहीं ना कहीं लिखना होता है। तीसरा स्टेप तुम्हें क्या करना होता है, नया पार्टनर जो कैपिटल लाता है, नया पार्टनर जो गुडविल लाता है, ये दोनों तुम्हें करने होते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है, बाकी सारे एडजस्टमेंट। वो कौन से एडजस्टमेंट होंगे, जो अभी हम लोग ने 26 एडजस्टमेंट देखे, उसी में से कुछ ना कुछ आएगा। तो वो सारे एडजस्टमेंट करने, सबके दो दो इफेक्ट तुम्हें देने हैं। लास्ट तुम्हें क्वेश्चन में चेक कर लेना है कि क्या कैपिटल एडजस्टमेंट भी है कि नहीं, वो है तो फिर उसको भी वापस करना है। और फिर तुम्हें सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कैपिटल एडजस्टमेंट करने से पहले याद रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना कंपलसरी है। फिर तुम्हें क्या क्लोज करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस आएगा वो तुम्हें कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट में। और तुम्हारी बैलेंस शीट की टोटल टैली होनी चाहिए वन शॉट में, होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम लोग स्टेप्स को प्रॉपरली करोगे तो चांसेस बहुत कम है कि तुम्हारी कहीं मिस्टेक हो जाए। तो हमेशा याद रखना, हर एक का सेकंड इफेक्ट उसी टाइम पे देना, और जो जो स्टेप वाइज मैंने सिखाया वैसे उसी तरह से करना, तुम्हारी बैलेंस शीट एक ही बार में टैली हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करना तुम लोग अच्छे से, जब भी फ्री टाइम मिले इसको सिर्फ सुनना अच्छे से, तो भी तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।